प्रिय मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज हम सामाजिक स्थिति के बारे में उनकी अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक स्थिति था वह कैसा था, अर्थात वे परिवार में रहते थे। उस समय उनकी प्रधानता क्या थी, मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी, वस्त्र कैसे थे, उनका प्रचलन कैसा था उस समय। तो इन सभी के बारे में आज हम जानकारी इस सामाजिक स्थिति के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के समय जो समाज की इकाई थी वो परंपरागत तौर पर आपको पारिवारिक हुआ करती थी। कैसी थी? तो वे पारिवारिक माने परिवार के साथ रहते थे। वो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा, मतलब मातृदेवी की पूजा का प्रमाण हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। और मुहरों पर जो चित्र मिले हैं उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि सेंधो समाज मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन यह पूर्ण रूपेण से हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि इसका प्रमाण पूर्ण रूपेण नहीं मिला है। मतलब इसको यूं कहें कि हम लोग जब देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था वो मातृ सत्तात्मक हुआ करता था या मातृ प्रधान हुआ करता था, इसके बारे में पूर्ण रूपेण हम लोग पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते हैं। पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन जैसा कि मातृदेवी की पूजा और मुहर पे चित्र मिले हैं उनके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि संभवतः वो मातृ प्रधान थे। इसमें हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में योद्धा वर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब जो लड़ाके हुआ करते थे उनका साक्ष्य नहीं मिला है। दास प्रथा का प्रचलन संभवतः था। अर्थात जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जो पूर्वी नगर हुआ करता था और पश्चिमी जो भाग हुआ करता था उनका टीला हुआ करता था, तो कुछ ऐसे घर मिले हैं जिसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि उसमें दास लोग का निवास स्थान भी हुआ करता था। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन संभवतः था। हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने पीने, आभूषण एवं वस्त्र के शौकीन हुआ करते थे। मतलब पकवान उनका पसंदीदा खाना मतलब अपना खाते थे। वो पीने में हम लोग देखते हैं तो सोमरस का हम लोग पाते हैं कि वो सोमरस पिया करते थे। आभूषण के तौर पे देखते हैं तो आभूषण में हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे, एक धनी वर्ग और एक गरीब वर्ग, जो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आभूषण में हम लोग देखते हैं तो आभूषण जो थे वो स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। वस्त्र के शौकीन थे। हम लोग वस्त्र में भी देखे हैं पिछले क्लास में कि ऊनी और सूती वस्त्रों का उनको जानकारी था। कपास का भी जो शुरुआत हुआ है यहीं से हुआ। फिर हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि कताई के भी औजार मिले थे। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे खाने पीने, आभूषण और वस्त्र के शौकीन हुआ करते थे। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम के व्यू से बताए जा रहे हैं, उसको नोट कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। क्या थे? वे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। आभूषण में सोने, चांदी, माणिक्य के बनाए जाते थे। आभूषण किस चीज के बनाए जाते थे? तो सोने, चांदी और माणिक्य के बनाए जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो निम्न वर्ग के थे वे आभूषण शंख, सीप और मिट्टी के भी बनाते थे। हाथी दांत, शंख का उपयोग करके अलंकरण एवं चूड़ियां बनाने में किया जाता था। मतलब अलंकरण में, सजावट में अलंकरण जो देखते हैं
तो सजावट। अलंकरण, सजावट। सजावट में और चूड़ी बनाने में किसका उपयोग होता था? तो हाथी दांत और शंख का उपयोग होता था। पुरुष एवं महिला, जैसे कि मैंने आगे अभी बताया कि पुरुष एवं महिला दोनों आभूषण का उपयोग करते थे। मनोरंजन में, मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि का प्रचलन था। पासा का ये खेल करते थे। चौसठ भी शामिल है। पशुओं की लड़ाई, नृत्य, मछली पकड़ना, शिकार करना, इनके मनोरंजन के साधन थे। अब हम देखते हैं इस सेंधव समाज किन वर्गों में बटा हुआ था। तो सेंधव समाज के बारे में हम देखते हैं तो सेंधव समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक। सेंधव समाज कैसा था? तो सेंधव समाज पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि सेंधव, अगर हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख जो हुआ करते थे, मतलब शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो हम लोग पाते हैं कि वे वणिक के हाथों में था। माने जो सबसे मजबूत पक्ष हुआ करता था वो वणिक हुआ करता था, अर्थात व्यापारी हुआ करता था। आभूषण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें गरीब वर्ग और धनी वर्ग, दो वर्ग के लोग रहते थे। तो गरीब वर्ग के लोग जो आभूषण का उपयोग करते थे वे शंख, सीप और मिट्टी के बने हुए जो आभूषण होते थे उसको धारण करते थे, और जो धनी वर्ग के लोग थे वे सोना, चांदी और माणिक्य के आभूषण धारण करते थे। तो सेंधव समाज के बारे में हमने जानकारी लिया कि सेंधव समाज कैसा था। तो संभवतः मातृसत्तात्मक था। दास प्रथा का प्रचलन इसमें था। जो शासन का जिनके हाथों में थी वो वणिक यानी व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण को धारण करते थे। देखते हैं कि इस काल में पर्दा प्रथा तो हम देखते हैं कि जो सेंधव समाज हुआ करता था, सेंधव समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में था। अक्सर ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आभूषण कौन से लोग धारण करते थे? तो स्त्री पुरुष दोनों करते थे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब हम हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते थे कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी हुआ करती थी। तो राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं कि वहां पे राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। अर्थात उस समय हड़प्पा काल में कोई संगठन, किसी भी राजनीतिक दल का गठन हुआ करता था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है कि हड़प्पा जो सभ्यता था वहां के जो निवासी थे वो वाणिज्य और व्यापार पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा, पिछले क्लास में देखा है कि हड़प्पा के जो लोग थे वे दूसरे देशों से भी व्यापार किया करते थे। जैसे ईरान, अफगानिस्तान से हमारा व्यापार हुआ करता था, और हमारे देश के अंदर भी जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करते थे वहां से भी व्यापार का प्रमाण मिला है। और जो विदेश की बात करते हैं तो अफगानिस्तान,
ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया से व्यापार हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में देखिएगा तो मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है कि सोना, चांदी, लाजवर्त, गोमेद का व्यापार किन किन जगहों से हुआ करता था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि देखा कि इस वाणिज्य और व्यापार पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो शासन का बागडोर था वो वाणिज्य के हाथ में, मतलब वाणिज्य के हाथ में यानी कि व्यापारियों के हाथ में हुआ करता था। शासन का बागडोर वणिक वर्ग के हाथ में अर्थात व्यापारी के हाथ में हुआ करता था। इतिहासकार हंटर के अनुसार जो शासन व्यवस्था थी वो जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। शासन व्यवस्था कैसे चलती थी? तो जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। किसका शासन था? तो जनप्रतिनिधि का शासन था। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था वो जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो जुड़वा राजधानी। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है उसके दोनों के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। कितनी है? तो 483 किलोमीटर हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी है। तो स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। हम लोग इसमें देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो था अस्त्र और शस्त्र का अभाव मिला है, यानी कि अस्त्र शस्त्र इसमें नहीं मिले हैं। हम लोग राजनीतिक स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत यहाँ पे कोई भी धार्मिक स्थल नहीं मिले हैं। एक अपवाद के स्वरूप में हम लोग मोहनजोदड़ो का स्नानागार देख सकते हैं, और उसके बगल में एक छोटा सा कोठार मिला है जो शायद कपड़े बदलने के लिए उपयोग हुआ करता था। तो इस स्थिति से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा में जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी हुआ करती थी। अब हम लोग आते हैं इसमें धर्म एवं दर्शन के बारे में। धर्म एवं दर्शन के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पा काल में जो लोग हुआ करते थे वो मानव, पशु एवं वृक्ष तीनों का ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। मानव में हम लोग देखते हैं कि 3 मुख वाला एक योगी पद्मासन अवस्था में बैठा हुआ है। वृक्ष में देखते हैं कि एक मृतिका से निकलता हुआ एक पौधा मृतिका गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जिसको उर्वरता की देवी का प्रमाण हम लोग पाते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे मानव, पशु और वृक्ष तीनों को ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। इनमें मातृ पूजा, नाग यक्ष पूजा, वृक्ष में पीपल की पूजा, पृथ्वी व उर्वरता की पूजा, पशुओं की पूजा, अग्नि पूजा, मातृदेवी पूजा एवं लिंग उपासना प्रचलित थी। अग्नि पूजा को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है? तो अग्निकुंड मिला है, जिससे यह प्रमाण लगाया जा सकता है कि उस समय जो हवन हुआ करते थे या अग्नि पूजा वहां संपन्न हुआ करता था। लिंग पूजा के प्रमाण भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लिंग पूजा को अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा वासी जो थे वे शिव की पूजा से इसे जोड़ा जाता है। शिव की पूजा से इसको जोड़ा जाता है। मोहनजोदड़ो से योगी की मुद्रा में बैठा एक व्यक्ति जो पद्मासन में बैठा हुआ है, 3 मुख वाला है, उसके 3 सिंह हैं, बाई और उसके एक गैड़ा और भैंसा है। मतलब जो व्यक्ति है पद्मासन की क्रिया में माने एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाकर बैठा हुआ है, उसके 3 मुख हैं, उसके 3 सिंह हैं, उसके बाई और कौन है? गैंडा और भैंसा है, दाई और उसकी हाथी और बाघ है। बाई और गैंडा और भैंसा है, दाई और हाथी और
बाघ है और उसके आसन के नीचे हिरन, दो हिरन उसके आसन के नीचे में है, जिसे रुद्र शिव, जिसे क्या कहा गया, रुद्र शिव कहा गया। अब हम देखते हैं इसे क्या कहा गया, पशुपति शिव भी कहा गया। इसे क्या कहा गया, जो व्यक्ति मिला योगी की मुद्रा में उसे पशुपति शिव भी कहा गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। क्या मिली है, तो स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। स्वास्तिक के चिन्ह, हड़प्पा से हम लोग देखते हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और इसके साथ ही सूर्य उपासना के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब हड़प्पा से सूर्य उपासना के प्रमाण मिले हैं और स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो स्वास्तिक जो है हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए एवं जैन धर्म, तीनों धर्मों में इसे श्रेष्ठ माना गया है। तीनों धर्मों में इसे श्रेष्ठ माना गया है स्वास्तिक चिन्ह को। पशुओं में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा कुबड़ वाले बैल, माने किसकी पूजा होती थी, तो पशुओं में सबसे ज्यादा कुबड़ वाले बैल की पूजा हुआ करती थी। और पक्षियों में अगर हम बात करते हैं तो फाक्ता पक्षी की पूजा होती थी। पशु में कुबड़ वाले बैल एवं पक्षियों में फाक्ता की पूजा हुआ करती थी। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से जो मूर्तिकाएं प्राप्त हुई है उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी की निशानी या पहचान हम कह सकते हैं कि मिला है। क्या मिला है, तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा जो उर्वरता की देवी की पहचान है। हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी देवी की जो प्रतिमा एक मिली है, और जो पृथ्वी देवी की प्रतिमा है उसे पौधे के विकास और जन्म से संबंधित मानते हैं। पृथ्वी देवी की जो प्रतिमा है उसे हम क्या मानते हैं, पौधे के विकास और उसके जन्म से हम लोग संबंधित मानते हैं। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृतकों को सामान्यतः उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। उनको कैसे दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण दिशा में। लेकिन कहीं कहीं जगह पे हम देखते हैं कि जैसे रोपड़ में जो एक कंकाल मिला है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। सामान्यतः जो अधिकांश कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उन्हें दफनाया जाता था रोपड़ से। लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक कंकाल मिला है। लोथल की अगर बात करते हैं तो पूर्व एवं पश्चिम दिशा में हम बात करते हैं कि लोथल में जो दफनाया जाता था कैसे, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में। लोथल से ही हम देखते हैं कि एक युगल शवाधान भी प्राप्त हुआ है। कैसा, तो युगल शवाधान माने जोड़ा, युगल मतलब कहें तो जोड़े में शवाधान मिला है। कहां से, तो लोथल से मिला है। कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण उत्तर दिशा में दफनाया हुआ मिला है। अब हम देखते हैं कि समानता क्या था, उत्तर से दक्षिण दिशा में। लेकिन अपवाद स्वरूप में हम देख सकते हैं कि रोपड़ में पश्चिम से पूर्व, लोथल में पूर्व से पश्चिम और कालीबंगा में दक्षिण और उत्तर दिशा में। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है और वहां से एक ताबूत भी मिला है। कहां से मिला है 837 कब्रिस्तान और ताबूत, तो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सामूहिक नरकंकाल एवं दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सामूहिक नरकंकाल और दाह संस्कार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में ही हम देखते हैं कि पत्थर पर लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। क्या मिले हैं, लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं, जिसे हम
लिंग पूजा जो है हड़प्पा काल से ही शुरू हुई, और जो लिंग और योनि मिले हैं वे संभवतः पूजा के लिए प्राप्त हुए हैं। उनके साक्ष्य कैसे मिले हैं? लिंग और योनि के, जो पूजा के लिए प्रयुक्त होते थे। लिंग पूजा जो है हड़प्पा काल से ही शुरुआत उसकी मानी गई है। हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में जो लोग थे योगासन भी करते थे। जैसे कि अभी हमने देखा कि पद्मासन क्रिया में बैठे हुए एक 3 मुख वाले व्यक्ति मिले हैं। तो और भी हम देखते हैं इसमें, तो देख पाते हैं कि लोग योगासन भी करते थे, मतलब योगा भी उस समय के लोग करते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें पशु बलि के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से पशु बलि के भी प्रमाण मिले हैं। पशुओं के बलि में हम देखेंगे तो बकरा जो होता है, बकरा, बैल, बकरी और भेड़ को बलि के रूप में उस समय प्रयोग किया जाता था। हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में जब इतने पशु मिले हैं, लेकिन इसमें गाय की चर्चा कहीं नहीं की गई है। अर्थात गाय की कोई भी मूर्ति या चित्र इसमें हड़प्पा काल में हम नहीं देखते हैं। गाय की जब चर्चा होती है तो हम वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानते हैं। तो हड़प्पा काल में गाय का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। अब हम आते हैं इसमें धार्मिक प्रतीक चिन्ह के बारे में। किसके बारे में? तो धार्मिक प्रतीक चिन्ह, मतलब हड़प्पा काल में जो प्रतीक हुआ करता था, जो चिन्ह हुआ करता था, उस माने किस चीज में उसका प्रयोग हुआ करता था। तो स्वास्तिक हम देखते हैं तो सूर्य उपासना के लिए प्रयोग होता था। स्वास्तिक किस चीज में होता था? तो सूर्य उपासना में। योगी शिव योगेश्वर के रूप में। ताबीज प्रजनन के लिए, प्रजनन शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। बैल जो हुआ करता था शिव का वाहन और सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु हुआ करता था। बैल क्या था? शिव का वाहन और सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु हुआ करता था। बकरा जो हुआ करता था वो बलि के रूप में, और बलि के रूप में और क्या हुआ करता था? तो बैल, बकरी और भेड़, इसका बलि के रूप में प्रयोग किया जाता था। नाग जो होता था पूजा का प्रतीक होता था। श्रृंग शिव का रूप हुआ करता था। भैंसा देवताओं की शत्रुओं पर विजय जब प्राप्त होती थी तो भैंसा उसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। कांस की नर्तकी जो हुआ करती थी वो नृत्य की परिकल्पना करती हुई पाया गया है। युगल समाधान, जो युगल समाधान की हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको लोथल में जो युगल समाधान मिले हैं उससे यही प्राप्त हुआ है कि जो पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी सती हुआ करती थी। मतलब जो हम लोथल से युगल समाधान की देखते हैं तो युगल समाधान किस चीज का प्रतीक माना गया है? तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी चिता पर लेटती थी। तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी का सती होने का प्रमाण हम लोग युगल समाधान के रूप में देखते हैं। हम लोग मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी हम लोग ले चुके हैं। संभवतः जितने भी हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है उसका सारा वीडियो आप अपलोड है यूट्यूब पर, आप लोग देखिए। और जितने भी पॉइंट बताए गए हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं इस क्लास में, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे और भी हम लोग क्लास देखेंगे दूसरे चैप्टर पे। तो उम्मीद है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आप पढ़िएगा सारा क्वेश्चन एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अच्छे से देख जाइए। इससे प्रश्न बनते हैं क्योंकि जो भी आपको बताया गया है वो पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है और परीक्षा उपयोगी ही बताया गया है। तो आप देखिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग से विश्वास भी है। और जहाँ तक होगा आप लोगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट क्लास रखा जाएगा। अभी शुरुआत है, आप लोग का साथ रहा तो बीपीएससी के लिए और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो भी होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छे क्लास आपको देखने को हमारे JDS परिवार की ओर से मिलेगा। आप लोग का सहयोग
अपेक्षित है। उम्मीद है आप लोग सहयोग करें, सहयोग कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।